नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर जो है वो देखने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसा कि हमने पिछले श्रृंखला में बनाया हुआ है। एसएससी का जो कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दूसरे जो एग्जाम हैं उससे जुड़ी हुई श्रृंखला हमारी चल रही है। और उसी श्रृंखला में इतिहास के जो अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। मैं शशिधर पांडे हूँ, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है हमारे सामने। सबसे पहला प्रश्न जो आज हमारे सामने है वो है कि गीत गोविंद का लेखक कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया एक पुस्तक के बारे में और उस पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। और ये पूछा गया यहाँ पर कि ये जो गीत गोविंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन है। तो चार ऑप्शन है। पहला है जयदेव, दूसरा है सूरदास, तीसरा है केशव, चौथा है बीरा। तो याद रखेंगे कि गीत गोविंद नामक जो ये पुस्तक है इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं जयदेव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रंथ का विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न आता रहता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसका विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न गया है कि सबसे ज्यादा अनुवादित बुक कौन सी है। चार ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, सागर, कुंतला। तो याद रखिएगा कि जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है उस पुस्तक को ही विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और ये जो पुस्तक है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहले तो आप उसको जान लीजिए कि पंचतंत्र ही वो पुस्तक है जिसको विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक जो हमको दिखाई देते हैं वो हैं विष्णु शर्मा। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखेंगे, अक्सर इसमें प्रश्न आता रहता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की हमने कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक हैं, चार ऑप्शन दिया गया, कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास और रैदास। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पंचतंत्र के लेखक हमको कौन दिखाई देते हैं, विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास का और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चार ऑप्शन में से वो कौन सा शासक है जिसको भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के रूप में, नाम के रूप में जाना जाता है, मतलब वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध है। तो चार ऑप्शन है, देखिए, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा है पृथ्वीराज तृतीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश का एक राजपूत शासक था, वो उसका वास्तविक नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मतलब उसको हम बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। तो उसका कंप्लीट नाम दिखाई देगा। तो पहले तो आप इस उत्तर को जान लीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय। और साथ ही साथ में रखेंगे कि इसका टाइटल नेम जो है राय पिथौरा भी दिखाई देता है। तो राय पिथौरा रखना है। तो पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के रूप में ये व्यक्ति जाना जाता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूत वंश, राजपूत काल का सबसे महान राजपूत शासक हमको दिखाई देता है। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो भी एक पुस्तक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए किसके बारे में लिखी गई है पुस्तक। तो ये पुस्तक अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा। तो ये जो शासक थे उनके ऊपर एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई है। उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है, ये पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन है। तो चार ऑप्शन है, कल्हण, बिल्हण, जैनक और चंद्रबरदाई। तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो चंद्रबरदाई है या चंद्रबरदाई है। और ये कौन था? तो ये था पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने ही उनके बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और लेखक का नाम याद रखेंगे चंद्रबरदाई। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न में से किस वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा भारतीय 8वीं शताब्दी ईस्वी, याद रखेंगे कब की बात है, ये ईस्वी की बात है। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास प्रसिद्ध दिल्ली शहर, जिसको आज आप दिल्ली बोल रहे हो, जिसकी जान रहे हैं भारत की राजधानी जो है, तो इस दिल्ली शहर को बसाने वाला वो वंश कौन सा, ये यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो चार वंश हैं, परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या। तो याद रखिएगा कि दिल्ली को दिल्ली के रूप में स्थापित करने वाला जो वंश हमको दिखाई देता है वो है तोमर वंश। कौन सा वंश? तोमर वंश ही इस शहर को स्थापित करने वाला वंश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तोमर वंश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है
पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी किस वंश के बारे में प्रश्न पूछा गया है? पाल वंश के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये वंश कहाँ पर दिखाई देता है हमको। तो पाल वंश जो है वो भारत के पूर्वी हिस्से, जिसको आज आप बंगाल के आसपास का क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं, वहां पर इस वंश का शासन हमको दिखाई देता है। अब प्रश्न में पूछा गया कि इस वंश को स्थापित करने वाला मतलब पहला व्यक्ति कौन है, शासक संस्थापक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल। तो याद रखिएगा कि जो बंगाल का ये जो पाल वंश है, इसको स्थापित करने वाला शासक है गोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का, और प्रश्न पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो प्राचीन काल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय ये। याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको एक तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में नाम मिलता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पर एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय मिलता है, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। वहीं पर एक विश्वविद्यालय आपको वल्लभी विश्वविद्यालय मिलता है, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अब एक और चौथे विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर जानकारी आपसे पूछी जा रही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ की गई, ये तो ठीक ही है, साथ ही साथ कहाँ पर है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है, आपको ये चाहिए। और प्रश्न में जो पूछा गया हम उसकी बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन इसको बनाने वाला है। तो 4 ऑप्शन, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल। तो याद रखेंगे कि इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के शासकों ने बनाया था, क्योंकि यहाँ पर सभी जो शासक हैं वो पाल वंश के शासक। तो कई बातें यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वर्तमान लोकेशन हमको ये बिहार में, और किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो पाल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा शासक है जिसने इसको बनाया था, मतलब स्थापित किया था। तो का जो सही जवाब है वो है धर्मपाल। धर्मपाल ही वो शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखेंगे किस वंश के बारे में पूछा जा रहा है, राष्ट्रकूट वंश का। ये वंश को दिखाई देता है मध्य और दक्षिण भारत में, भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन करता हुआ दिखाई देता है। तो प्राचीन भारत और मध्यकाल के बीच का ये वंश है, और ये भारत के मध्य हिस्से और दक्षिणी हिस्से के आसपास इनका कुछ हिस्सा दिखाई देगा। तो वही पूछा गया कि ये जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, पहला अमोघवर्ष, दूसरा है दंती दुर्ग, तीसरा है ध्रुव और चौथा ऑप्शन दिया है कृष्ण प्रथम। तो याद रखेंगे कि जो प्राचीन काल का या मध्यकाल का जो महान राष्ट्रकूट वंश है, इसकी स्थापना करने वाला जो शासक है वो है दंती दुर्ग। ध्यान रखेंगे कौन है, दंती दुर्ग जो है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था, यानी कि ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा शासक है जो प्रतिहार वंश का महान राजा था। तो ये भी एक राजपूत वंश है। ध्यान रखेंगे कौन सा, प्रतिहार वंश, ये भी एक राजपूत वंश है। और इस राजपूत वंश का सबसे महान राजा कौन था, यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है धर्मपाल, दूसरा दिया है हर्ष, तीसरा ऑप्शन है मिहिर भोज और चौथा ऑप्शन दिया है महेंद्रपाल। तो याद रखिएगा कि प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा माना गया है मिहिर भोज को। किसको माना गया है, मिहिर भोज को इस वंश का सबसे महानतम राजा माना गया है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महान संस्कृत राजशेखर किसके दरबार में थे, यानी कि राजशेखर नाम के जो महान संस्कृत कवि हुए हैं वो इन 4 में से किस शासक के शासन काल में मौजूद दिखाई देते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला नाम है राजा भोज, दूसरा नाम है महिपाल, तीसरा नाम है महेंद्रपाल और चौथा नाम दिया है इंद्र तृतीय। तो सबसे पहले तो आप इनके बारे में जानेंगे कि ये महान संस्कृत भाषा के एक महान कवि रहे हैं, विद्वान कवि रहे हैं, और इनकी कई किताबें रही हैं, जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, इस तरह की कई किताबों के लेखक रहे हैं ये। और ये किस शासक के शासनकाल में थे, तो याद रखिएगा कि ये पाल वंश के शासनकाल में थे। तो पाल शासकों के शासनकाल में मौजूद दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ही वो शासक है जिसके शासनकाल में ये उनके दरबार को सुशोभित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी एक राजपूत वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश। पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है वत्सराज, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा दिया है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसका संस्थापक आपको दिखाई देगा नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम को ही गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। किस वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन त्रिपक्षीय संधि शामिल नहीं
रहा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप त्रिपक्षीय संघर्ष की बातें थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो संघर्ष है ये एक राजपूतों के बीच का संघर्ष है और ये प्राचीन काल और मध्य काल के जो बीच का समय उसमें आपको दिखाई देता है। तो 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास से 1000 या 1200 के आसपास दिखाई देता है। तो प्राचीन काल और मध्य काल के बीच के समय में भारत के 3 राजवंशों के बीच ये संघर्ष हुआ, इसलिए इसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये संघर्ष लगभग 100-200 सालों तक लगातार चलता रहा, इसलिए बड़ा ही प्रसिद्ध संघर्ष है। तो ध्यान रखेंगे कि प्राचीन काल मध्यकाल के बीच में आपको दिखाई देगा कि भारतीय इतिहास में 3 राजवंशों के बीच कई वर्षों तक लगातार युद्ध होता रहा और इसलिए ही इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नहीं है पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला प्रतिहार, दूसरा पाल और तीसरा है राजपूत और चौथा वंश दिया है चोल। ये चारों ही भारतीय इतिहास के वंश हैं। लेकिन आपको प्रश्न पूछा गया कि कौन इस संघर्ष में शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चोल वंश। याद रखेंगे कि चोल जो है वो इस संघर्ष में शामिल नहीं थे, तो इस सही उत्तर है चोल, कि चोल इस संघर्ष में शामिल नहीं। जबकि प्रतिहार, पाल और राजपूत ये तीनों ही वंश जो हैं इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कई वर्षों तक लगे रहे और इनके बीच आपस में संघर्ष और युद्ध होता रहा। तो याद रखना है कि कौन कौन से वंश शामिल हैं, प्रतिहार और राजपूत किस संघर्ष में, त्रिपक्षीय में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है राजा भोज का शासन क्षेत्र था। तो आपने सुना होगा राजा भोज के बारे में, जो कि परमार वंश के शासक थे। कौन से वंश के? तो राजा भोज एक महान राजा हुए हैं भारतीय इतिहास में और ये परमार वंश के शासक करते थे। राजपूत वंश है परमार वंश, उस राजपूत वंश के शासक हैं राजा भोज। और ये पूछा गया कि उनका शासन क्षेत्र कौन सा था। इन 4 ऑप्शन में पहला बस्तर, दूसरा धार, महाकौशल और चौथा दिया है उज्जैन। तो याद रखिएगा कि जो परमार वंशी राजा भोज हुए हैं, जो महानतम राजा भोज हुए हैं, वो जो है और एक महान विद्वान भी थे ये, इनका शासन क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के धार के आसपास दिखाई देता है, जिसको धारा नगरी भी कहा गया है, धारावर्ष या धारा नगरी। तो प्राचीन नाम है धारा नगरी या धारावर्ष और उसी को आज धार के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान इंदौर शहर के पास में स्थित एक शहर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धार। धार इनकी राजधानी थी और इसी के आसपास का क्षेत्र उनका मुख्य शासन क्षेत्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी धार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भोजशाला मंदिर संबंधित है। तो ये जो भोजशाला मंदिर है, याद रखिएगा कि इस मंदिर को बनाने वाले हैं राजा भोज, अभी जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। इस मंदिर को बनाने वाले व्यक्ति या शासक कौन दिखाई देते हैं? परमार वंशीय शासक राजा भोज ने ही इस भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। अब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो भोजशाला मंदिर है ये किस देवी या देवता को समर्पित मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किससे मतलब किस देवी या देवता को समर्पित है। तो 4 ऑप्शन है देवी दुर्गा, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी या देवी सरस्वती। तो याद रखिएगा ये जो भोजशाला का जो मंदिर है ये देवी सरस्वती को समर्पित है, वाघ देवी जिनको बोलते हैं। तो देवी सरस्वती को समर्पित है कौन सा मंदिर? भोजशाला मंदिर। और ये जो मंदिर है बाद में इसमें इस्लामिक शासकों का आक्रमण होता है और इसमें मस्जिद भी आपको दिखाई देगी। तो ये मंदिर विवादित मंदिर है, भोजशाला मंदिर, और इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने धार्मिक स्थान के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रारंभ में एक मंदिर था और किसका मंदिर था, किसकी मूर्ति थी? तो ध्यान रखेंगे देवी सरस्वती की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी देवी सरस्वती। मतलब भोजशाला मंदिर किस देवी से संबंधित है? तो देवी सरस्वती से संबंधित है ये मंदिर। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में जो हमने अभी इतने सारे प्रश्न देखे हैं वो सारे ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं।